दोस्तों, ये 3 वीडियोस की एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है जिसमें दिखाया जाएगा कश्मीर का पूरा इतिहास शुरुआत से। तो आप है द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री के साथ, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमारे इस हिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आजादी के बाद से लगातार देखा जाए तो कश्मीर हमारे देश की राजनीति के सबसे ज्यादा प्रमुख मुद्दों में से एक है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर पॉलिटिकल पार्टी फायदा लेना चाहती है। कश्मीरी में अमन और शांति स्थापित करने के लिए देश के लोगों ने ना जाने कितनी सरकारें बना दी, लेकिन कश्मीर हमेशा विवादित ही रहा। पर क्या कश्मीर शुरू से ही ऐसा था? दरअसल कश्मीर को विवादित बनाने में 2 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाना चाहिए। पहले नंबर पर हैं वहां के राजा हरि सिंह, जिनके भारत में जाना है या पाकिस्तान में, इस कंफ्यूजन ने देश में मुश्किल स्थिति पैदा कर दी। दूसरे नंबर पर आजाद देश की पहली सरकार को रखा जाना चाहिए, जिसने आलोचकों के हिसाब से कश्मीर मुद्दे को बहुत लापरवाही से हैंडल किया। हालांकि क्या इन दोनों से पहले, आजादी के भी पहले कश्मीर ऐसे ही विवादित था? क्या कश्मीर की खूबसूरती पर विवाद का ग्रहण हमेशा लगा हुआ था? किसने बसाया घाटी को? कौन थे यहाँ के पहले नागरिक? इन सभी सवालों का जवाब कश्मीर के इतिहास में मौजूद हैं। आज उसी इतिहास को डिस्कवर करते हुए तोड़ेंगे बहुत सारे मिथ और देंगे आपको बहुत सारे सवाल, और आपको दर्शन कराएंगे उस राज्य के जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। देखते रहिए। किसी भी जगह का इतिहास जानने से पहले वहां का भूगोल समझना बहुत जरूरी है। अक्सर यही देखा गया है कि भूगोल ही इतिहास निर्धारित करता है। कश्मीर हमेशा से एक मुश्किल जगह रहा है। यहाँ तक पहुंचना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। इसके एक तरफ लद्दाख है, जिसे माना जाता है कि वो एक समय में बहुत बड़ी झील हुआ करता था, लेकिन बाद में वो सूख गया और इतना बड़ा मैदान बन गया। मौजूदा समय में 2,22,000 किलोमीटर वर्ग में फैले इस इलाके में पहले पंजाब, हिमाचल और पाकिस्तान के भी कई क्षेत्र आ जाते थे। अभी ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के मुकाबले काफी मैदानी इलाका पड़ जाता है। वहीं लद्दाख के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो एक सूखी हुई झील हुआ करती थी। दोस्तों, ये तो था कश्मीर का भूगोल। अब बात करते हैं इतिहास के बारे में। वो इतिहास जो कि है तो उतना ही रोमांचक जितना कश्मीर जाने का एहसास। लेकिन कश्मीर के वर्तमान के कारण वो इतिहास धूमिल हो चुका है। आइए डालते हैं नजर कश्मीर के एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इतिहास पर। यूपीएससी कैंडिडेट नोटबुक निकालकर बैठ जाएं। कश्मीर के इतिहास की शुरुआत होती है उस समय से जब धरती पर ऋषि मुनि रहा करते थे। माना जाता है कि जहां पर कश्मीर है वो इलाका पहाड़ी ना होकर झील वाला इलाका था। वहां पर एक झील हुआ करती थी। उसी झील से किस्सा निकल कर आता है महर्षि कश्यप का। हुआ ये कि महर्षि कश्यप वहां से टहलते हुए निकल रहे थे और उन्हें वो झील नजर आई। वो उसमें नहाने चले गए और उन्हें झील इतनी पसंद आई कि इस जगह का नाम ही उन्होंने रख दिया कश्मीर। हालांकि महर्षि ने बारामूला के पास जगह निकालकर उस झील का सारा पानी सुखा दिया और अपने शिष्यों से और दूसरे महर्षियों से कहा कि वो वहीं पर अपना आश्रम बना ले। हिमालय पर्वत के बीच ये जगह तपस्या करने के लिए बिल्कुल सही मानी जाती है। मौजूदा कश्मीरी पंडितों को इन्हीं ब्राह्मणों का वंशज माना जाता है। आपको पता है, कश्मीर के लोकल लोग कश्मीर को कश्यपपुरा के नाम से भी जानते हैं। इतिहास के पन्ने पलटने और इस युग में आने के बाद हमें कश्मीर के इतिहास में सबसे पहली बार जिक्र उस समय मिलता है जब अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर भारत पर हमला करने आया था। उस समय कश्मीर के राजा अभिसार थे और पंजाब, हिमाचल और मौजूदा पाकिस्तान के इलाके पर राज कर रहे थे महाराजा पुरुवास, जिन्हें अब हम पोरस के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर का सीधा कहना था कि या तो समर्थक बनो या फिर मारे जाओ। महाराजा ने युद्ध का रास्ता चुना और इस युद्ध में मदद मांगी कश्मीर के राजा अभिसार से।
उन्होंने उनकी मदद की। पोरस लड़ाई में हार गए और अभिसार ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना खजाना और हाथी देकर सिकंदर की शरण स्वीकार कर ली। हालांकि आगे राजा अभिसार कमजोर होते चले गए और कश्मीर को एक नया राजा मिला, एक बिहार का शासक जिसका गौरव पूरे भारत में चमकता है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं अशोक की। सम्राट अशोक ने कश्मीर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वो ये जानते थे कि कश्मीर अखंड भारत की दीवार की तरह है। उन्होंने यहाँ पर एक शहर का निर्माण करवाया जिसका नाम रखा गया श्रीनगरी। वैसे आपको बता दें कि श्रीनगर से जुड़ा हुआ एक मिथ ये है कि इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। श्रीनगर के बसने के बाद हर वो शासक जो भारत पर शासन करना चाहता था, ये समझ चुका था कि कश्मीर पर भी उसका आधिपत्य होना चाहिए। मौर्य वंश के बाद आने वाले कुषाण वंश के राजा कनिष्क भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कश्मीर में कनिष्कपुर, इस समय तक कश्मीर में केवल हिंदू मान्यताओं के लोग रहा करते थे, लेकिन अशोक और कनिष्क के आने के बाद बौद्ध मान्यताओं ने भी कश्मीर में जगह बना ली। उस समय बौद्ध धर्म को प्रसारित करने के लिए काउंसिल की जाती थी और कनिष्क ने इस सीरीज की चौथी काउंसिल कश्मीर में ही की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना, जो कि आज के समय में एक बौद्ध देश है, वहां बौद्ध धर्म को प्रसारित करने का क्रेडिट कश्मीर को ही जाता है। इस समय तक कश्मीर हिंदू और बौद्ध लोगों के लिए बहुत पवित्र स्थान बन चुका था। बहुत सारे स्तूप बन गए थे और आगे चलकर ये देखा गया कि कश्मीर और तिब्बत, जिसका लद्दाख हिस्सा था, वो बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में उभरे। कश्मीर के ही कुमार विजय नाम के स्कॉलर ने चीन में बौद्ध धर्म को फैलाया और एक स्कॉलर के कारण आज पूरा देश उसी मान्यता पर चल रहा है। मॉडर्न बुद्धिज्म में तो कश्मीर का बहुत ज्यादा योगदान है ही, लेकिन अगर हम आज के हिंदुइज्म की बात करें तो इसमें भी कश्मीर का बहुत योगदान है। कश्मीर से बहुत सारे फिलोसोफर और कवि हुए जिन्होंने हिंदुइज्म को सिंपल किया और उसका अपनी कविताओं के जरिए प्रसार किया। ऐसे ही एक कवि हैं वासु गुप्ता। उन्होंने शिव सूत्र लिखे थे और उनके शिव सूत्रों से प्रभावित होकर कश्मीर में अधिकांश लोगों ने शैव मान्यताओं को मान लिया। शैव वो लोग होते हैं जो कि शिव जी के उपासक होते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत को हमेशा बांटने की या अलग अलग मानने की बात कही जाती है, लेकिन एक फैक्ट आपको हैरान कर देगा। दक्षिण भारत के अधिकांश लोग शैव हैं और इसका कारण कश्मीर की इन शिव सूक्तियों को माना जाता है। इतिहास के पन्ने पलटते हुए हम आ जाते हैं साल 900 से 1000 के बीच में। इस समय तक कश्मीर में काफी भारी विकास हो चुका था। ऋषि मुनियों की शांति वाली जगह पर अब बाजार, घर, गौशाला वगैरह बन चुकी थी। इस समय को कश्मीर का गोल्डन पीरियड माना जाता है, लेकिन इसके साथ दिक्कत तब भी यही थी कि दिल्ली तक जाने के लिए किसी भी राजा को कश्मीर जीतना बहुत जरूरी था। इसी सीरीज में नाम आता है चाइनीज रूलर ललितादित्य मुक्तपिदा। ये कारकोटा साम्राज्य के एक बौद्ध राजा थे जो कि चीनी साम्राज्य के अंडर काम करते थे। इन्होंने कश्मीर से अपनी जीत की शुरुआत की और जीतते हुए मगध तक कब्जा कर लिया। चीन के बॉर्डर से लगी हुई पूरी बेल्ट उनकी हो चुकी थी। आगे चलकर अब के समय का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि आंध्रा तक उनका साम्राज्य फैल गया। हालांकि कारकोटा के लिए इतना बड़ा साम्राज्य चीन में बैठकर चलाना आसान तो था नहीं, इसलिए यह साम्राज्य बर्बाद हो गया। इसके बाद छोटे छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए अलग अलग वंश कश्मीर पर शासन करने लगे। लोहार वंश ने इन सब में सबसे ज्यादा समय तक राज किया। ये तकरीबन 1320 तक कश्मीर के शासक रहे। हालांकि इनका शासनकाल कश्मीर की जनता को उतना पसंद नहीं आ रहा था। लोहार वंश
अभी तक जो भी कश्मीर पर राज कर रहा था वो या तो वहां का नेटिव था या फिर चाइना से प्रभावित था या भारत के किसी साम्राज्य से। इसके बाद सीन में एंट्री हुई महमूद गजनी की। अफगानिस्तान के इलाके से आया महमूद गजनी पहला ऐसा अटैकर था जिसने थोड़ा बहुत प्रभावित किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। गजनी को दिल्ली चाहिए थी। आपने अक्सर आक्रमणकारियों को दिल्ली पर शासन करने के लिए यहां वहां हमला करते हुए देखा होगा। कश्मीर की खूबसूरती इस समय पूरे भारत को डिफाइन करती थी और आक्रमणकारियों को लगता था कि शायद भारत इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो, जो कि सही भी था। ये वो समय था जब भारत सोने की चिड़िया बन रहा था। साम्राज्य ढूंढे जा रहे थे, संसाधन स्थापित किए जा रहे थे। श्रीलंका से लेकर चीन तक सबको बौद्ध धर्म भारत सिखा रहा था। आज के समय जब हम विश्व गुरु सुनते हैं तो ये टर्म इन्हीं सब कारणों से आती है। लौटते हैं महमूद गजनी पर। गजनी ने 2 बार भारत में दाखिल होने के लिए कश्मीर का रास्ता चुना। दोनों बार उसे लोहार वंश से टक्कर लेनी पड़ी और दोनों बार वो लोहकोट से आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि उसने दूसरे रास्ते चुने और भारत में दाखिल हो ही गया। उसने पूरे उत्तर भारत में कब्जा कर लिया। उत्तर प्रदेश में मेरठ, कन्नौज और मथुरा से उसने कब्जा करना शुरू किया और गुजरात तक कब्जा करता गया। इस दौरान उसने कुछ ऐसा किया जिसे इतिहास के सबसे घटिया कारनामों में से एक माना जाता है। उसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया और वहां मौजूद शिवलिंग को अपने हाथों से तोड़कर उसके बचे हुए टुकड़ों को गजनी में मौजूद जामा मस्जिद की उस सड़क पर लगवा दिया जो कि यात्रियों को मुख्य द्वार तक लेकर जाती है। ये सब 1026 में हो रहा था। वहीं कश्मीर में इसी समय लोहार वंश का शासन था। लोहकोट में पहाड़ी मुश्किलों के कारण फायदा लेकर लोहार वंश अपने दुश्मनों से तो लड़ ले रहा था, लेकिन अंदर वो बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। इसका नुकसान कश्मीर की जनता को भुगतना पड़ा। भरे हुए टैक्स और तरह तरह के अलग अलग अत्याचारों ने कश्मीर की जनता को उबा दिया और धीरे धीरे लोहार वंश भी कमजोर होने लगा। हालांकि ऐसा होने में 300 साल लग गए। 1320 में मंगोलों ने आक्रमण किया और लोहार वंश का आखिरी शासक सुहादेव कश्मीर छोड़कर भाग गया। यहां से कश्मीर पर मुस्लिम शासकों का शासन शुरू हुआ, जिन्होंने कश्मीर के कल्चर में कुछ और नए पन्ने जोड़ दिए। अगले एपिसोड में जानेंगे कहानी कश्मीर पर अलग शासकों के संघर्ष की, कहानी महाराजा रणजीत सिंह की, मुगलों के शासन की और अंत में जानेंगे 1857 की क्रांति में कैसे दिया था कश्मीर के शासक ने भारत को धोखा। ये है कश्मीर का इतिहास। मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए।